जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGR रैकर्स अकेडमी में, जिस पर आज हम बात करेंगे क्लास 12 से संबंधित जो फिजिक्स है उसमें जो पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसमें आने वाले मुख्यतः प्रश्नों के बारे में, जिसमें विस्तृत प्रश्न होंगे। ठीक है, और इस वीडियो से या इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में आप ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा आप उस क्वेश्चन को क्या कर लें, याद कर लें या उसकी प्रैक्टिस कर लें। आपको वो क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में या पेपर में 100% मिलने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं, मैंने उसकी एक PDF लगा रखी है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहले क्वेश्चन है, और पूरी जो पार्ट फिजिक्स जो पार्ट 1 है उससे आने वाले सभी प्रश्न रहेंगे पार्ट 1 से। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पार्ट B की बात करेंगे, और इस वाली वीडियो में पार्ट 1 की बात करेंगे, और शुरू से लेके पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के सभी क्वेश्चन उसमें मिक्स होंगे, देख लेना। तो इसमें हम बात करते हैं पहले, ये लिखा हुआ है क्लास 12 क्लास 12 यूपी बोर्ड और 2024 और परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न। आप ये मान लीजिए इस वाली क्लास से आपको प्रश्न मिलने ही मिलने, आप उन प्रश्नों की क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि आवेश का क्वांटीगढ़। अगर आवेश का क्वांटीगढ़ आता है तो इसकी एक परिभाषा भी आ सकती है, आवेश क्वांटीगढ़ किसे कहते हैं, या इस पर आधारित एक बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है, या फिर एक आंकिक प्रश्न बन सकता है। यहाँ से तीन प्रश्न बनने की संभावना है यहाँ पर। एक तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है यहाँ पे आवेश के क्वांटीगढ़ पे, और बन भी रखा है उससे पहले, और इसकी परिभाषा भी कभी कभी आ जाती है कि आवेश का क्वांटीगढ़ किसे कहते हैं, और एक आंकिक प्रश्न भी आ सकता है। इससे पहली वाली जो एग्जाम हुए थे 2023 में, उसमें आवेश के क्वांटीकरण पर ही एक प्रश्न आया था, नाइट्रोजन वाला। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसे भी आप देख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और इसके गुण। अब यहाँ पर प्रश्न जो होगा वो कई तरह से बन जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण भी लिखिए। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, तो इसे भी आप क्या कर लें, याद कर लें। ठीक है, अब है तीसरा प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके आघूर्ण का सूत्र लिखिए। मतलब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, वैद्युत द्विध्रुव बताना है क्या है, और यहाँ पे उसके आघूर्ण का सूत्र लिखना है। तुम्हें पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखते हैं हम, P से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2Ql। ठीक है, अब इससे क्या क्या सकता है, वैद्युत द्विध्रुव से एक आंकिक प्रश्न लगेगा, इसके संग पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और एक प्रश्न लगा के दे देगा, उसमें आंकिक प्रश्न लगा के दे देगा, और उससे सॉल्व कराएगा, और वो देगा तुम्हें कितने नंबर का, 3 नंबर का कम से कम। ठीक है, तो इसे भी आप देख लें, और बहुत बार आया हुआ है ये प्रश्न वैद्युत द्विध्रुव वाला। आगे है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, पढ़ रखा होगा तुमने कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दो स्थितियां होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना, एक 100% मिल जाएगा। ये भी कितने नंबर में आएगा, आएगा तो 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में। अगर यह सूत्र पूछेगा तो सिर्फ कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर में। अगर वो पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर सूत्र लिखिए और प्रतीकों का वर्णन कीजिए, तो आपको 1 नंबर में डायरेक्ट उसका उत्तर या उसका जो सूत्र है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तीसरा अगला वाला ये, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, जिसे टाउ बराबर बोलते हैं, पढ़ रखा होगा तुमने। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, ये तो आना ही आना है पेपर में, आप कुछ भी कर ले। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है जिससे कि पेपर में कोई समस्या ना हो। आगे है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, ये बताना है तुम्हें, इसका मात्रक और इसका सूत्र। अब यहाँ से भी क्वेश्चन तीन तरह से बन सकता है, पूछ सकता है तुमसे यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न ही बन जाता है यहाँ पे कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, ये भी पूछ लेता है। तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका सूत्र फाई बराबर फाई बी बराबर ई इंटू डी ए और कॉस थीटा हो जाता है इसका। ठीक है, आगे और जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें तो आप बहुत अच्छे से याद कर लें, ये मान लीजिए ये तो आने ही है। अगला प्रश्न है कि गॉस का नियम क्या है, पहले आपको गॉस का नियम याद कर लेना है। आई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, अगर आप मॉडल में देखेंगे तो बहुत सारी सनें पड़ी होंगी इसमें। अब तुमसे यहाँ से दो तीन तरह से पूछ सकता है कि गॉस का नियम भी पूछ सकता है कि गॉस का नियम क्या है, एक नंबर में पूछ सकता है, और इसका निगमन भी पूछ सकता है। यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी प्रश्न अगर आएगा तो कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में। ठीक है, कितने नंबर में आएगा ये, 5 नंबर। और ये सभी प्रश्न इससे पहले जो एग्जाम हुए उन सब में आए हुए प्रश्न है ये। अब पूछा इसने समविभव पृष्ठ क्या है, पहले आपको समविभव पृष्ठ बताना है क्या है, फिर उसकी विशेषताएं भी बतानी है कि विशेषताएं क्या है। अब क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है घुमा के, लेकिन तुम्हें देख लेना है पूछ क्या रहा है। बस समविभव पृष्ठ लिख देंगे और उसकी विशेषताएं पूछता है तो उसकी विशेषता। समविभव पृष्ठ जानते होंगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो, समान हो, उसे बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ। फिर अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या तात्पर्य है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है कि एक वोल्ट की बात कर रहे हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितने की, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एक वोल्ट की परिभाषा नहीं लिखनी है तुम्हें, यहाँ पे लिखनी है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ जूल। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। फिर आगे पूछा कि विभव प्रवणता क्या है, पहले विभव प्रवणता बतानी है तुम्हें, इसका सूत्र व मात्रक भी लिखिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो विभव प्रवणता जानते होंगे, विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, इसे भी क्या कर लें, आप याद कर लें। और आपको पता है कि एग्जाम जो है कुछ दिन बाद होने वाला है, तो आप क्या करें, जो प्रश्न मैंने बता रखे इन प्रश्नों की अत्यधिक प्रैक्टिस कर लें आप। ठीक है, अब आगे पूछा है किसी संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पता होगा उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे पूछा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, कौन सी वाली, निरक्षीय। उससे पहले मैंने कौन सी बताई थी, अच्छी वाली, सबसे ज्यादा वो आती है इंपॉर्टेंट है अच्छी वाली। यहाँ पे कौन सी है, निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना कीजिए। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव निकालना है तुम्हें कितना होता है, और पता होगा कि विभव कितना होता है उसमें, 0 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लो। आगे प्रश्न दे रखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र जो पढ़ रखा है उसकी धारिता के सूत्र का निगमन करना है। C बराबर K होता है, K एप्सिलॉन नॉट A, इस तरह से। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, संधारित्र
संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों का समायोजन, इसमें सबसे ज्यादा ये आने की चांस है, यहाँ पे आ सकता है ये। आने आ तो सब सकते हैं, सभी प्रश्न आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये समांतर प्लेट संधारित्र वाला है। अब संधारित्रों का समायोजन, और संधारित्रों का समायोजन क्या होता है ये भी पूछ सकता है तुमसे। और संधारित्रों का समायोजन क्या प्रकार से करते हैं? दो, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। प्रतिरोध वाला है वो हटा दिया गया है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वो नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या होगा? प्रश्न आएगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से अगर दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो तुमसे ये पूछ सकता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम लिखिए, सूत्र स्थापित कीजिए। और दूसरा क्या है, यहाँ से आंकिक प्रश्न बहुत बनते हैं, जैसे तुमने पढ़ रखा होगा, इस तरह से चित्र बने हुए होंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में लगा के ब्रैकेट लगा के यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो उन प्रश्नों को भी आप क्या कर लें? देख लें। ठीक है, अगर ये श्रेणी और समांतर क्रम नहीं आए तो समझ लो वो प्रश्न जरूर आएगा। फिर इससे पूछा है अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग बताना है तुम्हें, क्या है? ये भी बहुत बार आया हुआ है अनुगमन वेग, और ये तुम्हारे 2024 में भी आएगा, और 2024 में सभी प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और आवेश वाहक की गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? ये भी आ सकता है। आवेश वाहक की गतिशीलता क्या है? देख लेना, याद कर लेना। अब है ये विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध, ये है निगमन करना यहाँ पे। ठीक है, अगर वो एक नंबर में पूछता है कि विद्युत धारा और अनुगमन संबंध बताइए, तो सिर्फ क्या करेंगे, हम सूत्र लिख देंगे और छोड़ देंगे। अगर यही प्रश्न 3-4 नंबर में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसका निगमन करना पड़ेगा, सूत्र स्थापित करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब पूछा है किरचॉफ का नियम लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम कितने थे? 2 नियम थे किरचॉफ के। उन दोनों नियम को आप क्या कर लें? याद कर लें। और सबसे ज्यादा जो याद करें वो कौन सी वाले को याद कर लें? सेकंड वाले को। अगर किरचॉफ का नियम नहीं आएगा तो इस पे आधारित जो प्रश्न होंगे, जो करे होंगे तुमने प्रश्न, ठीक है, वो आ सकते हैं। अब वो भी प्रश्न अगर आएगा तो कम से कम 4 नंबर में आएगा तुम्हारे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि बायो सेवर्ट नियम क्या है? बायो सेवर्ट का नियम बताना है तुम्हें। इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? बायो सेवर्ट नियम लिखना है, और बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से जो वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है, यहाँ पे निगमन करना है तुम्हें। अब यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से भी दो तरह के प्रश्न पूछ सकता है। एक तो सादा 1-2 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में तो आपको सूत्र लिखना है बस। ठीक है, अगर यही प्रश्न 3-4 नंबर में आता है तो सबसे पहले आप बायो सेवर्ट नियम लिखेंगे, फिर उसके वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र भी स्थापित कर देंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे देख रखा है, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। अगर 2 तार दे रखे हैं, उनके बीच जो बल है F, उसका सूत्र तुम्हें स्थापित करना है अगर उसमें करंट चल रहा हो तब। ठीक है, ये अगर प्रश्न आएगा तो 5 नंबर में आएगा। अब पूछ रखा है आगे एम्पियर परिपथ नियम क्या है? सबसे पहले तुम्हें एम्पियर परिपथ का नियम लिखना है, और इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछता है एम्पियर परिपथ नियम क्या है, और उसके साथ ये डेरिवेशन करने के लिए भी तुम्हारे उस प्रश्न में जोड़ देता है। इसकी सहायता से धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आगे प्रश्न दे रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। अगर कोई वृत्ताकार कुंडली अगर किस में रखी हुई है? चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर जो टाउ है, बल आघूर्ण जो है, उसका तुम्हें क्या करना है? निगमन करना है। टाउ बराबर NIAB sin थीटा। अब पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताना है, और इससे संबंधित जो फैराडे के जो क्या है नियम है, क्या नियम दिए थे फैराडे? तो वो 2 नियम आपको लिखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वप्रेरण गुणांक की
परिभाषा लिखिए। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, और स्वप्रेरण भी पूछ सकता है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो स्वप्रेरण की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर पूछिए क्या है कि स्वप्रेरण गुणांक। धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे स्वप्रेरण गुणांक की, और लिखने के बाद जो धारावाही प्रणालिका है इसके स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करेंगे। स्वप्रेरकत्व को किससे प्रकट करते हैं हम, एल से। ठीक है, अब है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, या फिर तुमसे ये पूछ सकता है कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तो वो अलग है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक अलग है। तो यहाँ पे दोनों पीछे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या अन्योन्य, यहाँ तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक लिखा हुआ है, और ये भी पूछता है कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। ठीक है, परिभाषा लिखिए इसकी। अब इसने पूछा है कि आगे वाले प्रश्न में ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान बताना है, मतलब आई नॉट, और वर्ग माध्य मूल मान बताना है तुम्हें, आई आर एम एस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आई नॉट और आई आर एम एस की परिभाषा तुम्हें यहाँ पे क्या करनी है, लिखनी है, और इन दोनों में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, इन दोनों में, आई आर एम एस और वी नॉट में। ठीक है, आगे एलसीआर परपथ बहुत आता है, ये समझ लिए। एलसीआर परपथ क्या है, इसके इस परपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, पता होगा जेड में अंडर रूट में आता है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन बचे हैं, दो तीन क्वेश्चन बचे हुए, ये आप बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, या ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफॉर्मर में अंतर लिखिए, इससे इसमें ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए, मतलब ऊर्जा जो है वो क्षय क्यों होती है, मतलब ठीक है, नष्ट क्यों हो जाती है या कम क्यों हो जाती है, उसके कारणों का उल्लेख करना, तो भंवर धाराएं होती है। ठीक है, अब आगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी विशेषताएं बताइए। ये लास्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी विशेषताएं बताइए। तो आप ये जो मैंने प्रश्न बताई है पार्ट 1 के सभी संभावित प्रश्न थे, जो कि एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आप क्या करें, जो मैंने प्रश्न बता रखे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और बार बार उन्हीं प्रश्नों को क्या करते रहे, देखते रहे। और भी जो भौविकल भी प्रश्न होंगे उसकी भी जो क्लास है वो भी बहुत जल्दी ही आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, और इससे संबंधित जो पार्ट बी में जो आने वाले प्रश्न होंगे, जैसे हाइगेन सबसे ज्यादा आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी आता है, तो ये सभी जो प्रश्न होंगे इसकी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट कुछ टाइम बाद आपको, या एक कल मिल जाएगी, उसे भी आप क्या कर लें, देख लें, और तब तक क्या करें, इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जय हिंद।